गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो है न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी जिसका नाम है। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्क एंड एनर्जी में बच्चों ये है, वर्क क्या होता है। सबसे पहली बात, अभी हम पहले से वर्क की बात करेंगे। वर्क जो होता है हमारा, कोई काम को करना, कोई कार्य करना, जैसे कि वी ऑल डू द वेरियस इजी एंड सम डिफिकल्ट वर्क्स इन आवर डेली रूटीन। वी नीड एनर्जी। जब भी कोई काम करते हैं तो किसी भी वर्क को करने के लिए आप एक पर्टिकुलर, आपको कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कोई टेबल आपको शिफ्ट करनी है तो उसके लिए भी आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। दे बोथ आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, food is the chief source of the energy of daily living beings. Easy tasks requires energy, less energy, and difficult tasks requires more energy. अब ये स्टूल को हमें कागज शिफ्ट करना है हमको तो लेस एनर्जी लगानी, लेकिन यही चीज़ अगर बड़ी सी कार को शिफ्ट करना हो देन वी डू मोर एनर्जी। इज दैट क्लियर? मोर एनर्जी लगानी पड़ेगी। Not only human beings but also animals do or engage in the various activities. They all are engaged activities like playing together, fighting, feeding foods, etc. All activities require their energy. सारे काम तो कर रहे हैं, वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन इनको क्या ज़रूरत है? एनर्जी की। We come across the various machines daily which require energy to do work. Thus, work and energy are interrelated to each other. मैंने बोला है they are interrelated to each other। तो वर्क के बारे में हम लिख लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे वर्क। ठीक है, तो क्या है इसका? वर्क। प्लीज राइट द साइड हेडिंग इज वर्क। राइट डाउन वर्क। ठीक है, वर्क क्या है? वर्क done through a force on an object is equal to the magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of the force. It is denoted by W। ठीक है, इज डिनोटेड बाय W। ठीक है, इस फोर्स को डिनोट करते हैं हम लोग W से। फिर फोर्स क्या बताया हमने कि वर्क डन थ्रू अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of the force. It is denoted by W। the W यानी कि work is equals to force into displacement बोल सकते हैं, या एक चीज़ और बोल सकते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट वर्ड में देखिए, डिस्प्लेसमेंट वर्ड में ही डायरेक्शन है,
लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट वर्ड नहीं यूज़ करना चाहते तो बोलेंगे डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसमें डायरेक्शन वर्ड बोल देंगे, तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये डिस्टेंस की ही बात कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो वर्क जगह वर्क डन भी बोला जा सकता है, W इज इक्वल्स टू एफ एस। इज दैट क्लियर? W इज इक्वल्स टू एफ और एस, ये आपका एफ एस दिया गया है, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल्स टू एफ एस। ठीक, अब क्या बात आती है बेटा, एफ एस तो हमें मिल गया, अब आता है when an object is displaced by a distance on applying s on applying the force is F with the angle of direction of theta, डायरेक्शन ऑफ क्या है, थीटा की डायरेक्शन में है, then we say that W is equals to एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या बोल देते, W is equals to एफ एस कॉस थीटा। तो अभी तो हम लोगों ने ये लिखा है क्योंकि ये डायरेक्शन अभी सिंपल लिखा है एफ इंटू एस। इसका एक हम छोटा सा डायग्राम भी आपको बना देते जो मैं बनाया है। देखिए, देखिएगा, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये डायग्राम हमने बनाया आपके सामने। देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें फोर्स लगा है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट है एस, और ये एफ है विद द एंगल यहाँ क्या इनिशियल पोजीशन, और ये क्या हो गया फाइनल पोजीशन। क्लियर बच्चों, इतना आपको क्लियर हो गया, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। अब बात आती है कि वर्क कैसी है, कि देखिए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, then the force is the initial position, final position ये force है, ये displacement है, though the both force and displacement are the vector। देखिए, इनिशियल फाइनल है, इनिशियल पोजीशन हो गया, फाइनल हो गया, दो द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर द वेक्टर क्वांटिटीज़, बट द वर्क जो हमारी होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस्ड ए बी इज इक्वल्स टू एस ऑन अप्लाइंग फोर्स इज एफ विद एन एंगल इज थीटा। मान लीजिए ये फोर्स थोड़ा सा एंगल बनाते हुए लग रहा है, थोड़ा सा एंगल, यानी एंगल क्या लिया है, थीटा एंगल ले लिया गया है फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू इन ट्राइंगल बी ए सी, इन ट्राइंगल बी ए सी लिया, दिस इज़ 90 डिग्री चिल्ड्रेन। 90 के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, दिस इज़ परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ बेस, किसी को भी ले सकते हैं। देन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस, इसको ले लिया, परपेंडिकुलर इसको ले लिया, किसी को भी ले सकते हैं आप। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू base upon hypotenuse, that means AC upon AB, AC is equals to AB, AC is equals to AB cos theta। ठीक है, तो आगे now turn page over, that means this is AC is equals to displacement and AB is equals to S, यानी कि क्या हो गया, AC is equals to S cos theta, that means work done is equals to W is equals to force into displacement, फोर्स की वैल्यू है F इंटू एस कॉस थीटा, यानी एफ एस कॉस थीटा। स्पेशल सिचुएशंस, some special situations are, देखिए, when the force is in the direction of displacement, that is theta is equals 0 degree, then cos 0 degree is equals to 1, which is maximum value of cos theta। W maximum is equals to F into S, thus when the object is displaced in the direction of force applied, work done will be maximum, यानी work done क्या हो जाएगा, maximum। किस केस में, थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री होती है। अब आप लोग सोचें थीटा 0 कैसे, थीटा को 0 रखा गया यानी कि वो स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट, जब थीटा 0 होता है बच्चों, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री का मतलब हो गया cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, cos 90 डिग्री इज इक्वल्स 0, विच इज़ मिनिमम मिलता है इस केस में, कब, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, दैट मीन्स परपेंडिकुलर के केस में। ठीक है, तो मिनिमम मिल जाता है क्योंकि ये 0। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, द वर्क डन विल बी 0, दैट मीन्स मिनिमम। नाउ द टर्न पेज ओवर, फिर क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ कुली इज़ मूविंग ऑन द प्लेटफॉर्म, कोई को भी प्लेटफॉर्म पे अगर मूव कर रहा है तो कैरिंग लोड on his head, the gravitational force acting on it is in the vertically downward direction and displacement takes over horizontally।
ठीक है, टेक्स ओवर हॉरिजेंटली, दस द angle between the force and the direction of displacement is 90 degree. The work done in the pulley against the gravitational force is 0. इसमें बेटा ये कह रहे हैं कि अगर कोई कुली है, वो कोई कुली है, जैसे ये कुली है, ठीक है, ये कुली है और ये कोई सामान लोड करके, देखिए परपेंडिकुलरली लोड करके जा रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर लोड करके जा रहा है, दैट मीन्स देयर विल बी नो वर्क डन, क्योंकि जिधर डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका फोर्स लग रहा है मूवमेंट में, तो इसका मतलब ये जो एंगल है वो क्या लग रहा है, 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री है, दैट मीन्स the work done by a pulley against the gravitational force is 0. Thus, the centripetal force acting on an object moving in a circular path is always directed towards the center of the circle. Center ये है, देखिए इस सर्कुलर पाथ है, इसमें सेंटर में लग रहा है, it acts perpendicularly to the motion of the object, thus from theta is equal to 90 degree, cos 90 degree is equal to 1, w is equal to fs cos 90 degree, that means 0. Hence the work done by the centripetal force acting on an object moving in a circular path is always be 0. ये हमेशा सर्कुलर पाथ में लग रहा है वर्क डन, दैट विल बी 0. when displacement s is equals to 0, work done w is equals to 0. Hence when the displacement of an object is 0, the force applied on it will be force even through it is a large. displacement की वैल्यू अगर 0 हो जाती है then work done is also 0 हो जाता है, क्योंकि देखिए किन किन केसेस में वर्क डन 0 होता है. एक हो गया हमारा जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दूसरा हमारा कब हो गया, और दूसरा एक 90 डिग्री का एंगल, और दूसरा हमारा हो गया बच्चों कि जब सर्कुलर पाथ में 90 डिग्री बनता है, कुली के केस में 90 डिग्री बनता है, और व्हेन डिस्प्लेसमेंट जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है तो वर्क डन 0 क्यों है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0, द फोर्स अप्लाइड ऑन इट विल नॉट वर्क. फोर्स जितना भी अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि कोई ये स्टूल रखा हुआ है, हमने इसको मूव करे जा रहे लेकिन ये इतना हैवी है कि ये मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, इसमें नो डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी वर्क डन विल बी क्या हो जाएगा, 0. नाउ द नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल अ लेबर कैरियर लोड इन द हेड डू नॉट वर्क इफ इट गेट्स टायर्ड वाइल स्टैंडिंग, ठीक है. और नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, और किस पॉइंट पे हमारा वर्क डन 0 होता है, व्हेन द फोर्स, जब W 4 0 हो गया यानी कि किसी में फोर्स नहीं लगा रहे, तो फोर्स ही नहीं लग रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है. हेंस द फोर्स इज 0, विल वर्क विल ऑल्सो बी 0 जो देयर इज डिस्प्लेसमेंट इन एन ऑब्जेक्ट. तो क्या हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा. तो आप कोशिश करिए इतना आपको ये क्लियर हो गया हो, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि इतना आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, है ना बच्चों. अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि एक होता है यूनिट की, हम बात कर लेते हैं, पहले यूनिट की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. यूनिट ऑफ वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट है कि W इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. डिस्प्लेसमेंट फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्सेज होती है न्यूटन, और इनटू डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हुई मीटर, यानी कि इसकी क्या होगी, न्यूटन इनटू मीटर, राइट. ये बन गया, और इसको न्यूटन इनटू मीटर. द यूनिट इज ऑल्सो called as joule, and it is denoted by J. किससे डिनोट करते हैं, J से डिनोट करते हैं. तो MKS यूनिट, जो MKS यूनिट है ये हमारी क्या हो गई है, न्यूटन इंटू मीटर, एंड SI यूनिट इस क्या हो जाएगी, SI सिस्टम में क्या हो जाएगी, जूल, ठीक है. 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है. तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. एग्जाम में आता है मल्टीपल चॉइस में, अगर मान लीजिए उस क्वेश्चन में कि क्या नाम है, यूनिट ऑफ वर्क डन, तो एक आएगा न्यूटन इंटू मीटर, एक आएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर. तो ये वैसे अरे मैंने जूल पढ़ा था, मैंने तो न्यूटन इंटू मीटर पढ़ा ही नहीं है, तो इसलिए ऐसा मत सोचिएगा और इसको
करिएगा, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। न्यूटन इंटू मीटर के बाद अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन ऑफ जूल। ये भी आती है एग्जाम में अक्सर, डेफिनेशन ऑफ जूल। देखिए डेफिनेशन ऑफ जूल क्या है। वन जूल इज दैट वर्क which is done by a force of 1 Newton when it displaces the object through a distance of 1 meter in its own direction, यानी कि 1 जूल किसके इक्वल है, ऐसे वर्क के इक्वल है जिसमें फोर्स अप्लाइड हो रहा है कितने का, 1 न्यूटन का, जो डिस्प्लेस करता है किसी ऑब्जेक्ट को कितना, 1 मीटर डिस्टेंस और इन इट्स ओन डिस्टेंस, ठीक है, अपनी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, वो 1 मीटर डिस्टेंस अकॉर्डिंग से ये दैट ऑब्जेक्ट, अगर हमने इसको शिफ्ट किया, ये देखिए शिफ्ट करें हम, तो दिस विल बी अप्लाइड टू द वर्क डन, दिस यूनिट इज 1 न्यूटन। ओके, नाउ एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जिस एग्जाम्पल से आपको जो हमने बताया F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू F इंटू एस, उस पर एक हम न्यूमेरिकल ले रहे हैं, उसको देखिए। उस पर क्या है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन is acting on an object. The object is displaced through 2 meter in the direction of the force if the force acts on the object all through the displacement, then calculate the work done. वेरी सिंपल चिल्ड्रेन। देखिए सोल्यूशन देखिए, F की वैल्यू दे रहा है 5 न्यूटन, F मीन्स फोर्स, डिस्प्लेसमेंट S दे रहा है 2 मीटर, वी नो दैट W इज इक्वल टू F इंटू एस, यानी 5 इंटू 2 दैट मीन्स 10 जूल। दिस इज़ योर आंसर। इस तरह से आपकी बुक में एक न्यूमेरिकल्स हैं, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे एक छोटा सा टॉपिक रह गया है टाइप्स ऑफ वर्क, जिनको हम सोच रहे हैं उसको भी हम करवा दें। टाइप्स ऑफ वर्क में क्या, दे आर द 2 टाइप्स ऑफ वर्क, ए फर्स्ट इज पॉजिटिव वर्क, द नेक्स्ट वन इज नेगेटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क का मतलब है जैसे कि जैसे मान लीजिए हेडिंग डाली आपने पॉजिटिव वर्क का क्या मतलब है कि जैसे W इज इक्वल्स टू FS cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई है, cos थीटा इज इक्वल्स टू पॉजिटिव व्हेन 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। इज़ दैट क्लियर? तो ये इसमें इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू cos थीटा, इनकी वैल्यू जो है अगर इन दोनों के बीच में है, 0 से 90 के बीच में है, दैट मीन्स दिस वर्क डन विल बी पॉजिटिव। W की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तब इसको कहते हैं ना पॉजिटिव वर्क डन।
फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा गया है हमने, इफ अ कूली कैरीज अ लोड ऑफ रोप द वर्क डन हिम अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी पॉजिटिव बिकॉज द फोर्स applied by the coolies against the gravitational force is vertically upward direction, the displacement of the workload is also be upward. ठीक है, that means this was a positive work done. ठीक है, now the next is, जैसे हम यहाँ पे एक लाइन खींच दे रहे हैं ताकि आपका नेगेटिव भी वर्क डन यहाँ पे करवा दें, हम सोच रहे हैं। देखिए ये स्टार बना दिए यहाँ पे, इस स्टार यहाँ बना दिया हमने। ठीक है, देखिए बेटा, तो इसको हम लाइन ड्रॉ कर दिए, तो दैट मीन्स दिस द नेक्स्ट हेडिंग इज नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन क्या होगा वो भी देख लीजिए। नेगेटिव वर्क डन में कॉस थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव होना चाहिए। वो नेगेटिव कैसे आएगा, जब थीटा की वैल्यू यानी कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री और थीटा की वैल्यू और 180 डिग्री के बीच में होगी, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। ये आप लोगों को हायर क्लासेस में मिलेगा पढ़ने के लिए, क्लास 10 में मिलेगा। कॉस थीटा यानी कि क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव। हम यहाँ लिख सकते हैं, क्यों है, क्योंकि कॉस जो 180 डिग्री की वैल्यू है, दैट 180 डिग्री वैल्यू दैट मीन्स इज इक्वल्स टू -1 होती है। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, अदरवाइज हम बता सकते हैं 90 से 180 के बीच में अगर है तो नेगेटिव वर्क डन मिलता है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, कूली कैरी द रूफ है, work done on it the gravitational force will be the negative because the direction of the gravitational force is vertically downward direction and the displacement of the load is opposite direction यानी कि upward force will be applied on it। इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है चिल्ड्रेन, upward force will be applied on it। तो इसके साथ ये हमारा आज ये टॉपिक वर्क डन वाला पूरा का पूरा फिनिश होता है। आई होप कितना क्लियर हो गया होगा आपको। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। कभी कभी क्या होता है बेटा, न्यूमेरिकल्स में ये एफ़ की वैल्यू नहीं देता, मास दे देता है। मैं शॉर्ट में थोड़ा समझा रहे हैं, मास दे देता है और जी दे देता है। तो एफ़ निकालते हैं, एफ़ इज इक्वल टू एम इंटू जी से निकालते हैं। तो मास मल्टीप्लाई करके इसको हम लोग एस से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी गेट द आंसर। ठीक है, तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आप देख सकते हैं। कल हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनर्जी पढ़ेंगे। और इतने टॉपिक को प्लीज़ अच्छे से आप कर लीजिएगा। इसमें अगर आप लोगों को कुछ हमसे पूछना है तो आप अभी इसी वक्त हमसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गर्ल्स।